हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इजी सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कल का लेक्चर आप लोग देखे होंगे, है ना। आप लोग एक काम करें, जो लेक्चर डाला जा रहा है उसको आराम से देखें और नोट करते जाएं, ठीक है। आपका वही थ्योरी बन जाएगा। क्योंकि टाइम बहुत कम हम लोग को मिल पाएगा, इंस्टीट्यूट कब खुलेगा तो इसका कोई अभी निश्चित ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो यूट्यूब में मटेरियल डाला जा रहा है, जो भी वीडियो डाले जा रहे हैं, सब संपूर्ण वीडियो देखेंगे, टोटल वीडियो देखेंगे, कम्प्लीटली देखेंगे और साथ साथ कॉपी और पेन लेके बैठेंगे और उसको लिखते जाएंगे, ठीक है। उसको आप क्या करेंगे, लिखते जाएंगे, तो आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। लेक्चर सुन ही रहे हैं और उधर नोट्स भी तैयार हो रहा है, तो मतलब आपका काम अच्छे से पूरा होने जा रहा है, ठीक है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन। सबसे पहला अब जो हम पढ़ चुके हैं वो लिक्विड सॉल्यूशन पढ़े थे, फिर पढ़े थे मतलब लिक्विड गैस सॉल्यूशन। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन, और लिक्विड सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग डील करेंगे वो है राउल्ट का नियम। राउल्ट ने ही बताया था कि लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम कैसे निकाल सकते हैं, उसका पार्शियल वेपर प्रेशर कैसे निकाल सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं। तो आप समझिए राउल्ट का नियम क्या है। राउल्ट का एक्सपेरिमेंट पहले देख लिए, एक्सपेरिमेंट देख लें, समझ लें, उसके बाद फिर आपका थ्योरी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे राउल्ट ने सबसे पहले 2 कंटेनर लिए थे। एक कंटेनर ये है और दूसरा कंटेनर ये है। दिखाई दे रहा है सबको? ध्यान देंगे। राउल्ट ने 2 कंटेनर लिया, इसमें मान लिया जाए लिक्विड फर्स्ट है और इसमें जो है लिक्विड सेकेंड, ये लिक्विड 2 है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं लिक्विड 2, ठीक है। डेरिवेशन में मदद मिलेगा, इसको समझ लें। राउल्ट का नियम क्या कहता है, कहाँ से आया नियम वो बता रहे हैं आपको। इसमें लिक्विड 1 रखा गया है और दोनों ही लिक्विड आपका वोलेटाइल होना चाहिए। बोलिए वोलेटाइल क्या होता है? वाष्पशील। अब वाष्पशील क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, सामान्य ताप दाब पर यदि वो गैस बनाता है, यानी कि वेपर वाष्प बनाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? वोलेटाइल। जैसे रोज आप पीते हैं पानी, क्या है? वोलेटाइल। पेट्रोल क्या होता है? वोलेटाइल। तो कहने का मतलब वोलेटाइल नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर वो किस में बदल जाता है? वाष्प में बदल जाता है। तो ये दोनों कंडीशन आपको बता रहे हैं, 2 लिक्विड है और दोनों ही प्योर होना चाहिए, है ना। दोनों क्या होना चाहिए? प्योर लिक्विड 1 और ये हो गया प्योर लिक्विड 2, ओके। दोनों को यदि क्लोज कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, जैसे आपका बोतल में पानी होता है, ठीक है। क्या होता है? बोतल में पानी जैसे रखा गया है और ये बोतल का जो पानी है, ये बोतल में यदि पानी है और इसमें कुछ जगह खाली है, जैसे मान लिया जाए ये अभी गर्मी का दिन है, बोतल में पानी है, ठीक है, अभी प्योर है ये। जब इसको खोलेंगे हल्का गैस निकलता है, ठीक है। तो वो गैस क्या है? इसका वाटर का वेपर है, यानी कि वाष्प है। क्या है? वाटर का वेपर है। अब वेपर है तो प्रेशर तो क्रिएट करेगा। कोई भी गैस क्या करता है, ये कोई भी किसी भी गैस को यदि बंद कर दिया जाए, क्लोज सिस्टम में रखा जाए, तो वो क्या क्रिएट करता है? प्रेशर। क्या क्रिएट करता है? प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है। अब समझने की कोशिश करें। अब ठीक आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं। इतना तक समझ में आ गया आपको? 2 कंटेनर लिए, ठीक है। एक में हम डाल रहे हैं वाटर, राउल्ट बन जाइए, चलिए सब। एक में क्या डालें? वाटर। तो ये भी स्पेसिफाइड अमाउंट होगा, मतलब 10 ml 5 ml 10 ग्राम 5 ग्राम जो भी है डाल सकते हैं। ये आपका लिक्विड 1 मान लें, ये वाटर है। दूसरा में हम डाल रहे हैं रेड वाइन विनेगर है, ठीक है। ये क्या है आपका? रेड वाइन विनेगर। ये भी क्या है? लिक्विड है। ये भी लिक्विड है और दोनों ही वोलेटाइल है। दोनों क्या है? वोलेटाइल है। 2 लिक्विड लिया गया। अब दोनों वोलेटाइल जब है, यदि इसको बंद करके रखा जाए, इसको क्या किया जाए? यदि क्लोज सिस्टम में रखेंगे तो उसको आप ढक सकते हैं। यदि इसको बंद करके रखेंगे तो क्या बनेगा? इसका वाष्प बनेगा, जिसको वेपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेपर। यदि इसको बंद करके रख दिए
ढक्कन लगा दिए तो इसमें क्या बनेगा, इसका वाष्प बनेगा, और इसमें इसका भी क्या बनेगा, वाष्प बनेगा, है ना। तो जब ये वाष्प बनेगा तो वाष्प बनाने के लिए कंटेनर कैसा चाहिए, पिस्टन वाला चाहिए। कैसा चाहिए, पिस्टन। जैसे मान लिया जाए प्योर लिक्विड इसमें रखेंगे, जैसे प्योर लिक्विड वाटर रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, प्योर लिक्विड वाटर है, ठीक है। ये क्लोज सिस्टम कैसे होगा, अभी ओपन है, अभी ये सिस्टम क्या है, ओपन है। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, ओपन क्लोज सिस्टम, आइडियाबैटिक, आइसोलेटेड। अभी ये बंद है, ठीक है। अब ये बंद है और इसका नेचर है वोलाटाइल। यदि नेचर में ये क्या है, वोलाटाइल है, तो इसका वाष्प बनेगा कि नहीं बनेगा, इसका वाष्प बनेगा। और जब वाष्प बनेगा तो मान लीजिए इनिशियल में पिस्टन मान लिया जाए आपका यहाँ है, यहाँ पे है, मान लीजिए पिस्टन कहाँ है, यहाँ पे। जैसे ही वाष्प बनेगा ये पिस्टन क्या होगा, धीरे धीरे अपने ऊपर आएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो वेपर है ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अब प्रेशर बनने के कारण ये पिस्टन अपने आप कहाँ जाएगा, ऊपर। उसके बाद हम लोग मेजरमेंट कर लेंगे कि कितना जो है प्रेशर क्रिएट किया है, कितना प्रेशर क्रिएट किया है, कितना प्रेशर डेवलप हुआ है, उत्पन्न हुआ है, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो कहने का मतलब इसका वेपर प्रेशर हमें पता नहीं है, इसलिए इसको मान लेंगे Vp = P1 नॉट। क्या बोलेंगे इसको, P1 नॉट। अब देखिए प्योर फेज के लिए, प्योर अवस्था के लिए हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे क्या क्या प्रयोग करेंगे, नॉट का। नॉट करने का मतलब हुआ जैसे कि इसका वेपर प्रेशर यदि देखा जाए तो इसको बोल देंगे P1 नॉट। एक नंबर क्यों लगाए, चूँकि लिक्विड 1 माने, ठीक है। यानी कि इसका वेपर प्रेशर जो है आपका कितना मान लिए, P1 नॉट। तो इसका भी तो वेपर प्रेशर होगा ना, तो इसका Vp को मान लिया जाए P2 नॉट। इसका Vp को क्या मान लिए, P2 नॉट। इसका Vp को मान लिए P1 नॉट। आ रहा है समझ में, आ रहा है ना। मतलब इसका वेपर प्रेशर को यहाँ भी लिखा हुआ है P1 नॉट मान लिए, प्योर अवस्था में, शुद्ध अवस्था में, ध्यान रखेंगे। और दूसरा कंडीशन याद रखिए, वोलेटाइल लिक्विड है, और इसका वेपर प्रेशर को P2 नॉट लिख दी। चलिए दोनों का पता चल गया कि इसका वेपर प्रेशर कितना है। अब क्या करते हैं, अब एक तीसरा कंटेनर लेंगे, ठीक है, और दोनों को मिक्स कर देंगे, तो क्या बन गया, सॉल्यूशन। क्या बन गया, इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड्स इन लिक्विड सॉल्यूशन, या फिर क्या बोल सकते हैं, लिक्विड्स इन लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट भी लिक्विड और सॉल्यूट भी लिक्विड, ठीक है। अब जो है, अब देखते हैं कि इसका भी तो वेपर प्रेशर बनेगा। तो इसका वेपर प्रेशर पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको क्लोज सिस्टम में डालना पड़ेगा। कहाँ डालेंगे, क्लोज सिस्टम में। मान लीजिए इसमें भर दिए, ठीक है, भर दिए, ठीक है। मान लीजिए 40 ml ये दिखा रहा है ना। भरने के बाद इसको बंद कर देंगे तो मान लीजिए अभी इसका पिस्टन यहाँ पे 50 पे, लेकिन जब वेपर प्रेशर इसका क्रिएट होगा तो मान लीजिए कहाँ आ गया, 60 पे आ गया। कहाँ पे आ गया, 60 पे आ गया। मतलब ये पिस्टन ऊपर जा रहा है, मतलब अंदर क्या बन रहा है, अंदर इसका वेपर प्रेशर बन रहा है। क्या बन रहा है, इसका वेपर प्रेशर। लेकिन अब यहाँ कैलकुलेशन चाहिए। जब अकेला रहा था, जब प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूट था, तो उस समय हम आसानी से क्या पता कर लिए कि इसका वेपर प्रेशर कितना है, लेकिन अभी क्या है यहाँ पे, अभी कंडीशन ये हो गया कि दोनों को मिक्स कर दिए तो ये क्या बन गया, सॉल्यूशन। तब हमें क्या चाहिए, दोनों को जब मिला देंगे, ये दोनों को जब मिला दिया जाए तीसरा कंटेनर में, है ना, तो ये बन गया अभी सॉल्यूशन। ये बन जाएगा आपका सॉल्यूशन, मतलब बिलियन। तो यहाँ पे L1 यानी लिक्विड 1 और लिक्विड 2 है, दोनों को मिलाए तो क्या बन गया आपका सॉल्यूशन बना। क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो इसका भी वेपर प्रेशर होगा। एक क्लोज सिस्टम यदि है, बंद है, देख रहे हैं, तो इसका वेपर प्रेशर होगा। तो L1 का वेपर प्रेशर को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे P1 और L2 का वेपर प्रेशर को बोलेंगे P2। और यहाँ पे P1 और P2 दोनों को वेपर प्रेशर सिर्फ नहीं बोलेंगे, ये पार्शियल वेपर प्रेशर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मतलब इसके अंदर जो P1 और P2 है इसको बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर बोलेंगे। तो हमें पता, अब यहाँ कंडीशन क्या आ गया, जब अकेला था, जब प्योर फॉर्म में था,
तो हम लोग क्या किए, हम लोग आसानी से इसका वेपर प्रेशर का नाम दे दिए P1 नॉट P2 नॉट, P1 नॉट और P2 नॉट। लेकिन अब जो है दोनों को मिक्स कर दिए तो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। और जब सॉल्यूशन बन गया तो इस सॉल्यूशन का जो है पार्शियल वेपर प्रेशर बताना है कि P1 कैसे निकलेगा, P2 कैसे निकलेगा। अब इसका रास्ता जो है किसने बताया, राउल्ट ने बताया। किसने बताया, राउल्ट ने। चूंकि ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, राउल्ट ने। तो राउल्ट ने बताया कि बेटा यदि तुमको लिक्विड 1 का सॉल्यूशन फेज में, कौन सा फेज में, सॉल्यूशन फेज में पार्शियल वेपर प्रेशर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन्होंने एक दिया थ्योरी कि P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1, मतलब लिक्विड 1 का जो मोल फ्रैक्शन X1 होगा, लिक्विड 2 का मोल फ्रैक्शन X2। तो इन्होंने बताया कि कोई वोलाटाइल लिक्विड का सॉल्यूशन है, कोई वोलाटाइल लिक्विड का सॉल्यूशन है, ठीक है, उनमें से किसी भी कंपोनेंट का जो आंशिक वाष्प दाब है, जो आंशिक वाष्प दाब जिसको पार्शियल वेपर प्रेशर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर बोलते हैं, जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है उसका मोल अंश के समानुपाती होता है। किसका समानुपाती होता है, मोल अंश के। यानी कि यदि आप लिक्विड 1 का पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, उसी का मोल फ्रैक्शन से गुना कर देंगे। मतलब यहाँ पे एक फॉर्मूला आ जाएगा P1 बराबर P1 नॉट इंटू X1। यहाँ P1 नॉट प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है उसका, है ना। तो हर एक लिक्विड का प्योर फॉर्म में अपना अपना क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है। आ रहा है समझ में। तो P1 बराबर हो जाएगा P1 नॉट इंटू, सिमिलरली यदि P2 पूछते कितना हो जाएगा तो P2 बराबर हो जाएगा या P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2, तो P2 बराबर P2 नॉट इंटू X2। आ रहा है समझ में। अब यही थ्योरी है पूरा, इसी को राउल्ट का नियम बोलते हैं। तो राउल्ट नियम में क्या सीखें कि किसी लिक्विड सॉल्यूशन में, है ना, किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर मतलब आंशिक दाब उसका मोल अंश के समानुपाती होता है, मोल अंश के समानुपाती होता है। समझ गए, आपको एक्सपेरिमेंटली बता दी, उसके बाद फिर आपका इधर भी समझा दिया गया है ना। आप लोग कॉपी में ठीक से लिखेंगे, है ना, टेंशन मुक्त होके, चूँकि जैसा क्लास में पढ़ाया जा रहा है वैसे ही आपको वीडियो में ही भी पढ़ाया जा रहा है। आपको टेंशन नहीं होना चाहिए, आपको ऐसा फील नहीं होने दे रहे हैं कि आप जो है कोई मतलब ऑनलाइन क्लास या फिर आप जो है यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं या मोबाइल पर पढ़ रहे हैं। मोबाइल पर ज़रूर पढ़ रहे हैं लेकिन आपका जो फीलिंग है वो किसका है, क्लासरूम का। इसलिए क्लास में ही पढ़ा रहे हैं। हम चाहते तो अपना घर के अंदर भी पढ़ा सकते थे, लेकिन यहाँ क्यों पढ़ा रहे हैं, यहाँ इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपका अंदर का भूत जगे, अंदर का बाबा जगे कि नहीं हम कहाँ बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपको समझा दिए, ठीक है। इसको साइड में आप लिख सकते हैं कहीं भी, है ना, कहीं भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में क्या होगा, यही आपको नहीं तो बाद में कहिएगा सर P1 नोट कहाँ से लाए, P2 नोट कहाँ से आ गया, इस तरह की बात आएगा ना। इसलिए आपको एक्सपेरिमेंटली बताया जा रहा है, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए इसी को लैंग्वेज में सीखेंगे। इसी को किस में सीखेंगे, इसी को अब लैंग्वेज में हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो ये फ्रेंच केमिस्ट फ्रेंकोइस मार्टे राउल्ट नाम है इसका, और जो ये नियम दिया, ये जो बताया इन्होंने कि P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1 होता है, ये जो इन्होंने बताया, निकालने का जो तरीका बताया कि सॉल्यूशन के केस में पार्शियल वेपर प्रेशर कैसे निकाला जाए, तो इन्होंने बताया। इसलिए इस नियम को क्या बोल दिया गया, राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम क्या है, तो आपको पहले बता दिया कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन लिक्विड सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू। अब देखिए यहाँ से आप लोग लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। इसी बात को हमने यहाँ समझाया है, राउल्ट के नियम को यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली और यहाँ बोर्ड पे समझाया गया है। अब लैंग्वेज दे रहे हैं, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ फॉर ए वोलेटाइल लिक्विड्स कॉमा द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे क्या है, वोलेटाइल लिक्विड्स, यहाँ लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी कि आप क्या बोल रहे हैं, राउल्ट्स नियम के अनुसार
राउल्ट नियम के अनुसार वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में मोल अंश के समानुपाती होता है। विलयन में मोल अंश के समानुपाती होता है। कोई दिक्कत? बोल तो सकते नहीं, कमेंट कीजिएगा समझ में आया या नहीं। ठीक है, एक बार फिर से सुन लें। अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ फॉर ए वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर of each components in the solution is directly proportional to its mole fraction। हिंदी में सुनेंगे, राउल्ट नियम के अनुसार वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में मोल अंश के समानुपाती होता है। मोल अंश के समानुपाती होता है। अब बच्चे चलिए इसको डिराइव कर देते हैं, है ना। ये तो थ्योरी की बात हुआ और इसको वहाँ पे समझा दिया गया, ऑलरेडी वहाँ समझाया गया है। अब क्या करेंगे, इसको लिखने के बाद आप चाहें तो इसको उसके नीचे लिख सकते हैं, उस थ्योरी के नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, समझने में ज़्यादा सुविधा हुआ। और आपको कॉन्सेप्ट चाहिए ना, क्योंकि आपको पहले भी बताया साइंस यदि पढ़ रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट चाहिए। क्या चाहिए? कॉन्सेप्ट चाहिए। और कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो उसको ज़िंदगी भर आप भूलेंगे नहीं। और यदि कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसे ही रट रहे हैं, तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अब देखिए, आपको बता रहे हैं आगे। समझ में आता है ना? आना चाहिए। यदि नहीं आता है तो फिर गड़बड़ है, कमेंट करेंगे, दुख दर्द सब खत्म कर देंगे आपका, जैसे भी हो। और व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है उसमें आप ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है ना। अब देखिए आगे करते हैं, लिख लिए। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ क्या बताया अभी अभी हम लोग देखें। पहला टर्म फॉर प्योर लिक्विड फर्स्ट, शुद्ध द्रव एक के लिए, शुद्ध द्रव एक के लिए, या डायरेक्ट लिख सकते हैं फॉर प्योर लिक्विड 1, या फिर लिख सकते हैं आप फॉर लिक्विड 1, फॉर लिक्विड 1। या फिर इसी को ऐसे लिखिए, उतना लंबा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। पार्शियल VP मतलब जी वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर फॉर लिक्विड 1, पार्शियल वेपर प्रेशर फॉर लिक्विड 1। द्रव एक के लिए आंशिक दाब, द्रव एक के लिए आंशिक दाब। आ रहा है समझ में? अभी किसका बात कर रहे हैं हम लोग? लिक्विड 1 का। किसका बात कर रहे हैं? लिक्विड 1 का। यानी कि ये सॉल्यूशन बन गया है, तो लिक्विड 1 का क्या निकालने जा रहे हैं? पार्शियल वेपर प्रेशर। लिक्विड द्रव एक के लिए आंशिक दाब, है ना। तो देखिए क्या होता है, P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1, किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1। इसको क्या लिखा जा सकता है? प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटेगा तो P1 इज इक्वल टू P1 नॉट, P1 नॉट कहाँ से आया बता चुके हैं, P1 नॉट इंटू X1। इसको इक्वेशन कितना मान लें? 1। समझ में आता है? ठीक है। सिमिलरली सेकेंड देखेंगे, दो कंपोनेंट है, बाइनरी सॉल्यूशन है यहाँ पे। कंपोनेंट 2 के लिए देखते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर आंशिक दाब, पार्शियल वेपर प्रेशर फॉर लिक्विड सेकेंड, या लिक्विड 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, लिक्विड 2। यानी कि द्रव 2 के लिए आंशिक दाब,
द्रव 2 के लिए आंशिक दाब। सिमिलरली क्या कीजिएगा, P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे P2 इज इक्वल टू P2 नॉट इंटू X2। ये इक्वेशन कितना हो गया 2। यही तो राउल्ट का नियम है। तो राउल्ट के नियम में क्या करेंगे, पहले उसका परिभाषा, उसके बाद ये पोर्शन लिख देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा और क्या कर सकते हैं, समझा देंगे कि इसको क्या बोलेंगे। वैसे आपको बता चुके हैं लेकिन फिर भी आप इसमें बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका जल्दी से हो गया होगा तो समझ में आ गया, याद हुआ। लिक्विड 1 के लिए पार्शियल प्रेशर होगा P1 नॉट इंटू X1, और दूसरे लिक्विड के लिए होगा P2 नॉट इंटू X2, P2 नॉट इंटू X2। अब आगे इसको लिख देते हैं, किसको क्या बोलेंगे, है ना। देखिए P1 जो है एंड P2, ये है आपका पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2 या लिक्विड सेकेंड। याद रहेगा P1 एंड P2 क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। पता चल गया, P1 एंड P2 ये है पार्शियल वेपर प्रेशर लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2 रेस्पेक्टिवली, है ना, क्रमशः। यानी कि आप बोल सकते हैं P1 द्रव 1 तथा द्रव 2 के आंशिक वाष्प आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब समझ में आता है, समझ गए। तो द्रव 1 और द्रव 2 के आंशिक दाब है क्या चीज़, P1 और P2, मतलब सॉल्यूशन फेज में। कौन सा फेज में, सॉल्यूशन फेज में, इसको PS भी बोल सकते हैं। फिर बात आता है P1 नॉट, ये है आपका VP ऑफ प्योर लिक्विड 1। आप बोल सकते हैं शुद्ध द्रव 1, शुद्ध द्रव 1 का वाष्प दाब, शुद्ध द्रव 1 का वाष्प दाब। उसके बाद जो आपका P2 नॉट है, इसको बोलेंगे VP ऑफ प्योर लिक्विड, VP ऑफ प्योर लिक्विड 2, VP ऑफ प्योर लिक्विड 2, मतलब इसको बोल सकते हैं शुद्ध द्रव 2 का वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। और यहाँ पे X1 X2, X1 एंड X2 ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड फर्स्ट एंड लिक्विड सेकेंड। मोल फ्रैक्शन का मतलब आपको पता है, मोल अंश होता है, मतलब द्रव 1 तथा द्रव 2, द्रव 1 तथा द्रव 2 का मोल अंश, क्या आपका मोल अंश, द्रव 1 तथा द्रव 2 का क्या है, मोल अंश। तो किसको क्या बोलते हैं ये भी आपको लिखवा दिए, वैसे यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुके थे, आपको टेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिए, ठीक है।
चलिए, अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसके बाद फिर आए डाल्टन्स, मतलब राउट्स ने पार्शियल प्रेशर को डिफाइन करके चले गए कि पार्शियल प्रेशर हम कैसे निकाल सकते हैं, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में पार्शियल प्रेशर कैसे निकाला जा सकता है ना। तो याद रखेंगे P1 इज इक्वल टू कितना होता है, P1 नॉट इंटू x1 और P2 नॉट इज इक्वल टू होता है P2 नॉट इंटू x2। अब आगे की बात करें डाल्टन्स का नियम। डाल्टन्स ने क्या बताया, डाल्टन बताया कि मान लिया जाए एक सॉल्यूशन है, क्या है, एक सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे दो कंपोनेंट है, कितने कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट है, दो अवयव है। तो यदि हम इसका कुल आंशिक दाब निकालेंगे, जैसे मान लिया एक सॉल्यूशन हम बनाएं, जैसे कि आप ऐसे समझें, सॉल्यूशन है आपका, वाटर है और ये आपका रेड वाइन है जो कि लिक्विड है, ठीक है। एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को इसमें डाल दिए, ठीक है। इसमें क्या किया, सॉल्यूशन को डाला गया है, ओके। अब मान लिया जाए तो बाष्पावस्था में जो विलयन का बाष्पावस्था पे जो दाब लगेगा, तो कहने का मतलब इसका वेपर बनेगा, तो इसका वेपर प्रेशर भी होगा ना। तो इसका कुल वेपर प्रेशर कितना होगा, तो इसमें कितना लिक्विड है, दो लिक्विड है, एक वाटर है, एक रेड वाइन है। तो दो लिक्विड मिला हुआ, दोनों मिला तो क्या बना, सॉल्यूशन। और यदि इसका कुल दाब निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का पार्शियल प्रेशर यदि जोड़ दिया जाए, P1 प्लस P2 कर दिया जाए, P1 प्लस P2 कर दिया जाए, तो क्या निकल जाएगा, कुल दाब। तो इनका कहना था, डाल्टन का कहना है कि कुल दाब जो है, कुल दाब सॉल्यूशन में जो है अवयवों का कुल आंशिक दाब, विलयन में अवयवों के कुल आंशिक दाब जो होता है उनके आंशिक दाब के योग के या जोड़ के बराबर होता है। यानी कि दोनों का, दो लिक्विड है एक सॉल्यूशन में और दोनों लिक्विड का यदि क्या चीज़, उसका आंशिक दाब को जोड़ दिया जाए, योग कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो उसको हम लोग कुल दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो भाई कहना है इसका कि भाई P1 और P2 को जोड़ देंगे तो कुल दाब के बराबर हो जाएगा। तो कोई भी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इस थ्योरी में ज़्यादा दम है नहीं। क्या बोल रहा है, डाल्टन्स का नियम, ठीक है, देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, एक पढ़े थे सिर्फ डाल्टन लॉ, हेनरी के बाद आया था, अभी पढ़ रहे हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है। यानी कि क्वेश्चन यदि आता है आपको डाल्टन नियम के आंशिक दाब से आप क्या समझते हैं, तो इस पोर्शन को लिखना है। तो अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, द टोटल प्रेशर, जिसको P टोटल बोल सकते हैं, कुल दाब ओवर द सॉल्यूशन फेज इन द कंटेनर विल बी सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन, ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। तो कंटेनर मतलब क्या हुआ, जैसे ये कंटेनर है, ये भी क्या है, कंटेनर है। तो कंटेनर में जो कुल आंशिक दाब होता है, यानी डाल्टन्स नियम के अनुसार, है ना, विलयन अवस्था में अवयवों के जो है कुल आंशिक दाब, आंशिक दाब के, उनके आंशिक दाब के योगफल के बराबर होता है। अब देखिए हिंदी में क्या लिखा हुआ है, डाल्टन नियम के आंशिक दाब के अनुसार, डाल्टन नियम के आंशिक दाब के अनुसार बर्तन, यानी कि इसको पात्र बोल सकते हैं, पात्र मतलब बर्तन, बर्तन में विलयन अवस्था में, बर्तन में विलयन अवस्था में या विलयन में क्या बोलते हैं, बर्तन में विलयन अवस्था का, बर्तन में या पात्र में विलयन अवस्था का कुल दाब, इसको P कुल लिख सकते हैं, P टोटल को P कुल, विलयनों के अवयवों के आंशिक दाब के योगफल यानी कि जोड़ के बराबर होता है। याद रहेगा जी, डाल्टन नियम के आंशिक दाब के अनुसार बर्तन में विलयन अवस्था का कुल दाब, बर्तन में किसका, विलयन अवस्था का कुल दाब,
बिलियनों के अवयवों के बिलियनों के अवयवों के आंशिक दाब के जोड़ या फिर योगफल, या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं आप बिलियन के अवयवों के आंशिक दाब के योगफल के बराबर होता है, या जोड़ के बराबर होता है, या योग के बराबर होता है। यदि आपको कुछ याद नहीं रहे तो आप सीधा बोल सकते हैं डाल्टन नियम के अनुसार या डाल्टन नियम के आंशिक दाब के अनुसार बिलियन या फिर बोल सकते हैं बर्तन में बिलियन अवस्था का कुल दाब या बिलियन का कुल दाब, सीधा सीधी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, बिलियन का कुल दाब बिलियन के अवयवों या बिलियन में उपस्थित अवयवों के आंशिक दाब के योगफल के बराबर होता है, योगफल के बराबर होता है। अब चलिए इसको डिराइव करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, है ना, या लिख लिए होंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं, उतना बार आपको बोले दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। हो गया। अब चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, डाल्टन्स नियम का स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिए, ठीक है। चलिए इसको आप डिराइव करते हैं। इसको हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे। यहाँ पे बोलिएगा सर यहाँ क्यों नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे लाइट मारता है दिखाई नहीं देगा, इसलिए वहाँ पे नहीं लिखते, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे। चलिए देखिए डेरिवेशन इसका होता क्या है। डाल्टन्स नियम के अनुसार पी टोटल निकालने बोला है ना, तो पी टोटल इज इक्वल टू, यानी कि टोटल पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू P1 प्लस P2, इक्वेशन 1 आ रहा है समझ में। P टोटल बराबर होता है P1 प्लस P2, है ना। क्या बोला कि अवयवों के आंशिक दाब के बराबर होता है कुल दाब, अवयवों के आंशिक दाब के योगफल के बराबर होता है कुल दाब, तो यानी कि P टोटल बराबर P1 प्लस P2 आ रहा है समझ में। अब देखिए वी नो दैट आप क्या जानते हैं कि P1 अभी राउल्ट का नियम पढ़े, तो P1 बराबर कितना आया था जी, P1 इज इक्वल टू एक्स P1 नॉट इंटू x1 आया था। सिमिलरली P2 इज इक्वल टू कितना आया था, P2 नॉट इंटू x2, ठीक है। अभी हम ये राउल्ट्स का नियम पढ़े थे, उसमें सीखे P1 इज इक्वल टू होता है P1 नॉट इंटू x1 और P2 बराबर होता है P2 नॉट इंटू x2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या देखना है आपको, समझिए कि यदि हम P1 और P2 का वैल्यू रख दें इक्वेशन 1 में तो कोई दिक्कत है नहीं है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ P1 एंड P2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, मान रखेंगे, रखिए मान, तो क्या हो जाएगा P टोटल इज इक्वल टू P1 की जगह क्या लिखाएगा, P1 नॉट इंटू x1, P1 नॉट इंटू x1 प्लस P2 की जगह क्या लिखाएगा, P2 के जगह P2 नॉट इंटू x2, P2 नॉट इंटू x2, ठीक है। आ रहा है समझ में, आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन मान ले 2, ये इक्वेशन कितना हो जाएगा, सेकेंड, ये इक्वेशन आपका 2 है। आगे क्या करेंगे, आगे समझने की कोशिश करें। आगे क्या करना है आपको कि वी नो दैट, फिर से अगेन वी नो, सॉरी यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लाइट साइड लग रहा है ना। वी नो दैट व्हाट कि x1 और प्लस x2 इज इक्वल टू कितना होता है 1।
x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। मतलब मोल फ्रैक्शन को यदि जोड़ देंगे, सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन है उसको यदि जोड़ दिया जाए, तो कितना आएगा? 1 आएगा। ये भी डेरिवेशन में बता चुके हैं, आप देख सकते हैं लेक्चर में, लेक्चर नंबर शायद 4 में आप देख लीजिएगा, मोल फ्रैक्शन लिखा होगा ऊपर, वहाँ पे मोल फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे डिराइव करते हैं, वो बता चुके हैं। ठीक है, तो x1 प्लस x2 बराबर कितना हो गया? 1। तो मान लीजिए आपको x2 यदि निकालने बोला जाए कि x2 बराबर कितना होगा, तो x2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस x1, होता है ना। अब क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 2 समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो P टोटल तो रहेगा ही, P टोटल। अब देखिए आप कोई भी बदल सकते हैं, आप x2 ले सकते हैं या x1। हम यहाँ पे x2 को चेंज कर दिए, तो x2 की जगह क्या लिखा जा सकता है? 1 माइनस x1। अब x2 की जगह क्या लिख सकते हैं आप? 1 माइनस x1। अब किन्हीं को डाउट हो रहा होगा कि हम x1 को नहीं बदल सकते हैं, तो बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट सेम आएगा क्योंकि एक ही सोल्यूशन, बाइनरी सोल्यूशन है। ठीक है, अब देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, P1 नॉट इंटू x1 प्लस P2 है, तो ये है आपका P2 नॉट और 1 माइनस x1, होगा कि नहीं? क्या किए? x2 की जगह क्या रखा गया? 1 माइनस x1। अब देखिए P टोटल बराबर P1 नॉट x1 और प्लस गुना कीजिए P2 नॉट माइनस P2 नॉट इंटू x1, गुना कर दिए, तो P2 नॉट माइनस P2 नॉट इंटू x1। ठीक है, अब इसको आगे और बढ़ाएं तो क्या कर सकते हैं? सेम चीज को एक साथ रख लें, सेम चीज को क्या करेंगे? एक साथ रख लेंगे। जैसे ये दोनों क्या हो जाएगा? कॉमन, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P टोटल इज इक्वल टू P2 नॉट प्लस P1 नॉट x1 माइनस P2 नॉट x2, ऐसे लिखा जा सकता है ना। यहाँ पे कुछ नहीं किया हम लोग, जो x2 की जगह क्या लिख दिए? 1 माइनस x1, तो ये आया रिजल्ट। ठीक है, तो P2 को अलग कर लिए, यहाँ पे रख दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या है? P1 नॉट x1 है और यहाँ है P2 नॉट x1। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ पे कितना होगा? x1। अब यहाँ पे x1 को कॉमन ले लिया जाए। किसको कॉमन लिया जाए? x1 को कॉमन ले लिया जाए। तो x1 को यदि कॉमन लेंगे तो आ जाएगा कितना? P टोटल इज इक्वल टू कितना? P2 नॉट, है ना, P2 नॉट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस या प्लस लिखेंगे, प्लस P1 नॉट माइनस P2 नॉट इंटू x1। x1 यहाँ पे क्या हो गया? कॉमन हो गया। आगे समझ में? तो एक रिजल्ट मिला हमें कि P टोटल यदि मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिखें तो ये लिखा जा सकता है, यानी कि P टोटल बराबर हो जाएगा P2 नॉट प्लस P1 नॉट माइनस P2 नॉट इंटू x1। आप चाहे तो यहाँ पे x1 की जगह भी वैल्यू रखते तो कोई दिक्कत नहीं था। रिजल्ट क्या आएगा आपका? जो फाइनल रिजल्ट आएगा कैलकुलेशन के बाद, तो वो आपका सेम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए, आगे यदि देखें यहाँ पे, तो फिर क्या कर सकते हैं? यदि आपसे कोई पूछ रहा है, यदि क्वेश्चन में आ गया आपका कि वेपर प्रेशर के केस में, यानी गैसियस स्टेट में वेपर प्रेशर के केस में मोल फ्रैक्शन कितना होना चाहिए, यानी कि डाल्टन्स नियम का जो पार्शियल प्रेशर इन वेपर फेज देखते हैं, पार्शियल प्रेशर इन वेपर, या फिर आप बोल सकते हैं मोल फ्रैक्शन इन वेपर
फेज, वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, यानी कि वाष्प अवस्था में मोल अंश, वाष्प अवस्था में मोल अंश देखते हैं। तो हम लोग मान लें लेट y1 and y2 is the mole fraction of liquid 1 and liquid second. Let y1 and y2 is the mole fraction of liquid 1 and liquid 2. हम लोग मान लेंगे, माना कि y1 तथा y2 द्रव 1 एवं द्रव 2 के मोल अंश हैं। आपको मोल अंश का कॉन्सेप्ट पता होगा। तो अब यहाँ पे देखिए वेपर फेज में बोल रहा है, वेपर फेज में बोल रहा है, यानी कि वेपर फेज में जब पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। अब गैस अवस्था में यदि पूछ रहा है तो गैस का तो क्या होता है, दाब होता है। दाब को हम लोग कैसे लिखते हैं, पी से। कैसे लिखते हैं, पी से। यदि वेपर फेज में यदि मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो आपका रेशियो कैसे निकलेगा, मतलब कंपोनेंट एक का निकाल रहे हैं तो P1 बटा कितना हो जाएगा, P1 बटा P टोटल, या P1 प्लस P2 ऐसे निकालते हैं ना। जैसे फॉर लिक्विड 1, फॉर, अच्छा ये काम करें, इतना का स्क्रीनशॉट ले लें, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो वेपर, ये डाल्टन नियम का ही है। अब वेपर फेज में हम निकालना चाह रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाएगा। तो वेपर फेज में यदि मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो P1 बटा P टोटल लिख सकते हैं, और दूसरा के लिए क्या लिख सकते हैं, P2 बटा P टोटल, आराम से आ जाएगा, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया, चलिए इधर पूरा का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक से हो गया, ओके। अब क्या करते हैं हम लोग, देखें लास्ट है, अब हो गया, 2 मिनट और बर्दाश्त करें। अब यहां पे क्या है आपका मोल फ्रैक्शन फॉर लिक्विड फर्स्ट, यानी द्रव 1 का मोल अंश, द्रव 1 का मोल फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, मोल अंश। और द्रव 1 का मोल अंश हम लोग देखेंगे तो द्रव 1 के लिए क्या लिखते हैं, y1, पहले बता ली, मान लीजिए। तो y1 बराबर क्या हो जाएगा, P1 अब बटा P1 प्लस P2, दोनों का पार्शियल प्रेशर, जिसका निकाल रहे हैं उसका पार्शियल प्रेशर कहाँ रहेगा, ऊपर, बाकी दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी कि आप लिख सकते हैं P1 बटा P टोटल, क्योंकि P1 प्लस P2 बराबर क्या बताए थे, P टोटल, यानी कि y1 इज इक्वल टू आ गया P1 बटा P टोटल। तो यदि P1 यदि आपसे पूछा जाए, कोई पूछे, तो ये तो हो गया आपका वेपर फेज में इसका मोल अंश। यदि P1 पार्शियल प्रेशर यदि पूछे आपको, क्या बोलिएगा, y1 इंटू P टोटल, आ गया, एक मिल चुका है। दूसरा यानी कि P1 बराबर लिख सकते हैं y1 इंटू P टोटल, ओके। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन यहां पे नहीं लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन फॉर लिक्विड 2, मोल फ्रैक्शन फॉर लिक्विड सेकेंड, द्रव 2 के लिए
क्या चीज़? मोल अंश। द्रव 2 के लिए मोल अंश। तो द्रव 2 के लिए मोल अंश वैसे ही हो जाएगा। Y2 इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? P2 बटा P1 प्लस P2, यानी कि आप लिख सकते हैं P2 अपॉन P टोटल, लिखा जाएगा। इसको आप सेपरेटली ऐसे लिख सकते हैं, Y2 इज इक्वल टू P2 बटा P टोटल, यानी कि आप बोल सकते हैं P2 इज इक्वल टू व्हाट? Y2 इंटू P टोटल। ये आ गया। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट किए राउल्ट्स का नियम क्या होता है जो इम्पोर्टेंट है, फिर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और इसका डेरिवेशन देखें, इसका डेरिवेशन देखें। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आइडियन के आधार पे आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। आपको पूरा जितने भी डेरिवेशन होता है इसके अंदर, यानी कि पार्शियल प्रेशर पूछे इन वेपर फेज या मोल फ्रैक्शन पूछे इन वेपर फेज, तो पार्शियल प्रेशर पूछे या मोल फ्रैक्शन पूछे, तो मोल फ्रैक्शन पूछेगा तो क्या फॉर्मूला आएगा? Y1 इज इक्वल टू P1 बटा P टोटल और Y2 इज इक्वल टू P2 बटा P टोटल। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से आज का लेक्चर यहीं पे अंत होता है। आप लोग इसको आराम से नोट कर लें और पढ़ते रहें। कहीं दिक्कत है कमेंट करें, और यदि आप लोग को इसमें इस टॉपिक में एक आध न्यूमेरिकल चाहिए तो आप कमेंट करेंगे, और यदि खुद बना लेते हैं तो अच्छी बात है। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन की ओर, आइडियल नॉन आइडियल। उसके बाद आपका मेन पार्ट शुरू होगा जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आप पढ़ते रहें। थैंक यू, आज इतना ही।